दोस्तों तो एमएलए हैं, आज हम इनके पास बैठे हैं और इनसे बात करने जा रहे हैं। डांडा जी के बारे में बताए थे। बहुत सारे विकास कार्य कर चुके हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे पानीपत के विकास कार्य हैं जिनके बारे में हम बातचीत करने जाएंगे। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अभी तक जो पानीपत में कौन कौन से विकास कार्य आपके द्वारा हो चुके हैं? पानीपत ग्रामीण विधानसभा में जब हम लोग चुन के आए तो यहाँ कुछ था ही नहीं, सिर्फ गंदगी। इसके अलावा कुछ था ही नहीं। हमारी कॉलोनियाँ अवैध थी। अवैध कॉलोनी होने के नाम पे कोई एक ईंट यहाँ नहीं लगा सकता था। 3-3 फीट कीचड़ पानी यहाँ पे भरा हुआ था। लोग बदबू में जी रहे थे। पीने का पानी उनके पास नहीं था, चलने के लिए गलियाँ उनके पास नहीं थी, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था उनके पास नहीं थी, कोई पोल भी गड़ा हुआ नहीं था। ये था हुड्डा जी का हरियाणा नंबर 1। इसलिए पानीपत ग्रामीण की हर एक जनता को पता है कि हम लोग कितने भयंकर नरक में जी रहे थे। उस नरक से बाहर निकालने के लिए एक ही उपाय बनता था, वो उपाय था कि इन कॉलोनियों को वैध कराया जाए। और कॉलोनियों को वैध कराने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने प्रयास नहीं किया होगा, प्रयास किया होगा, मगर उनको पता ही नहीं था कि प्रयास करना कहाँ पर कैसे प्रयास होना है। इसलिए बड़ी बारी यहाँ पे कीमत थी। हम लोग पूरी मेहनत करके हम लोगों ने सारा मामले को स्टडी किया। स्टडी करके हमने इन कॉलोनियों को वैध कराने के लिए इसके पीछे पड़े और अंततः हरियाणा की विधानसभा से हमने ये कॉलोनियाँ वैध कराई। बरसों बाद कोई कॉलोनी वैध हुई तो सबसे पहले पानीपत ग्रामीण की पंचायत से वैध हुई, 2 टुकड़ों में हुई और लगभग 80 कॉलोनियाँ हमारी ये उस वक्त वैध हुई। जैसे कॉलोनी वैध हुई तो हमने सारी गंदगी को बाहर निकाला है। वहाँ पर सड़कों को पक्का करना, नालियाँ पक्का करना, गलियाँ पक्का करना है। बिजली के जो किलोमीटरों तक आप समझ के देखिए कि पोल नहीं था, सिर्फ पल्ली लगा के लोग अपनी बिजली को लेके जा रहे थे। हज़ार पोल इसमें लगाना। और इतना ही नहीं, फिर हमने अमृत योजना, एक भारत सरकार की निकली, उस योजना को मैंने कैच किया और हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले अमृत योजना के तहत मैंने यहाँ पे सीवर डालना, पीने के पानी की पाइपलाइन डालनी शुरू की। हमारा लगभग 70-80% काम इसमें पूरा हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि सीवर डालने का काम हो तो 90% पूरा हो गया, मगर क्योंकि सीवर डाला गया तो सीवर डालने के बाद गलियाँ फटेंगी, नलियाँ टूटेंगी। ये स्वाभाविक एक विकास जब होगा तो बहुत सारे करते हैं। नशे के ऊपर की बात करने जा रहा हूँ मैं। नशे के ऊपर आज बात करें तो गांव-गांव में जो बेरोजगार जो युवक हैं, चाहे जो भी युवक हैं, वो कहीं ना कहीं नशे की चपेट में जा रहे हैं और स्पेशल फोर्स भी दुनिया भर के लोगों को पकड़ा भी जाता है। कुछ लोग इसको इस बात को जोड़ कर बोल देते हैं कि देखिए भाई ये तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण इंडस्ट्री की ग्रोथ देख लीजिए कितनी है, उसमें काम करने वालों की ग्रोथ देख लीजिए कितनी है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश में प्रदेश में खड़ा हुआ है, क्या बिना लेबर के, बिना किसी अधिकारी कर्मचारी या बिना किसी उसके तरीके से खड़ा होगा? देखिए ये तो जिसने काम करना है उसके लिए तो कोई काम की कमी है नहीं। कोई आदमी आए, झूठ बोलने का कोई लाभ ही नहीं। हम कह रहे हम सबको रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, कैसे? प्राइवेट सेक्टर के बिना इस काम को आप लोग पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप लोग जब तक डेवलप नहीं करेंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना साइंटिफिक बना के काम नहीं देंगे, तब तक हम लोग इस बेरोजगारी जैसी चीज़ से इतनी आसानी से लड़ जाए, ऐसा इतना आसान काम नहीं है। दूसरा ये कि जो नशा है, नशे पे कुछ लोग को ये आज से नहीं चल रहा है, इसके बारे में अब जब छोटे थे तब के सुनते आ रहे हैं कि देखो भाई नशाखोरी बढ़ गई है, नशाखोरी के कारण लोग दिक्कत में हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। मगर इस पर जहाँ से डिपार्टमेंटों को इनपुट मिलता है कि भाई हाँ यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे छापेमारी भी करते हैं। रोज़ हम तो देखते भी हैं, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मामले में अंदर गए हैं और वो अंदर ही हैं। बहुत सारे लोग ठीक है कि जो हमारे कोर्टों का नियम होगा, जो माननीय न्यायालय की जो हिसाब से जो भी कोई कार्रवाई बनती होगी उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई बनती है। कार्रवाई बनने के बाद कई बार ये भी होता है, कुछ लोगों का मुंह लग जाता है, मुंह ये लग जाता है कि बस उन्हें करना ही यही है। तो ऐसे लोग भी हैं
मगर बहुत सारी जगह पे जब छापेमारी की गई और बहुत सारी जगह पे जब उनको पकड़ में लेके आया गया तो काम काफ़ी चीज़ों पे ब्रेक तो आया है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेक नहीं आया, डर भी आया है ऐसा लोगों को काम करने वालों में। मगर फिर भी कहीं ना कहीं देखकर मैं अगर स्पेशल बेल्ट का नाम लूँ तो सिरसा फतेहाबाद इधर की बेल्ट में हमें भी सुनने को मिलता है, जैसे आप राजस्थान के गंगानगर होगा, हनुमानगढ़ होगा, तो ये जो पंजाब के साथ लगती जो बेल्ट है इस बेल्ट में इस कठिनाई का थोड़ा सा ज़्यादा है और इसकी समस्या का सामना हमारी सरकार को, डिपार्टमेंट को करना पड़ रहा है। हम लोग उसमें मुस्तैदी से लगे भी हुए और 2024 के इलेक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 2024 का इलेक्शन बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट ये है कि तीसरी बार भाजपा सरकार। विपक्ष बोलता है कि हम लोग इसका काम बोलना है, बोलेगा विपक्ष इस बार बिजली आंदोलन किस बार। अरे भाई बिजली आंदोलन तो कैसे बोल देंगे? आज तक जब से हरियाणा बढ़ा 1966 से लेकर आज तक, जब बिजली की कंजप्शन भी बहुत कम थी तब से लेके आज तक सिर्फ एक ही मुद्दा सब दलों के पास होता था, वो होता था कि हम लोग 24 घंटे नहीं देंगे बिजली। अरे यार इस बात तो छोड़ दो, अरे जब तुम्हारे पास, जब हमारे यहाँ जनसंख्या भी कम थी, हमारे पास इतना उद्योग भी नहीं था, हमारी कंजप्शन भी कम थी, हमारे गांव में एसी भी नहीं थे, जब कूलर पंखे चलते थे तब आप लोग तब भी लोगों को पैसे दे के भी 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं दे पाए। हरियाणा में एक ही मुद्दे के ऊपर चौधरी देवीलाल चुनाव लड़ते थे, भजनलाल चुनाव लड़ते थे, बंसीलाल चुनाव लड़ते थे कि 24 घंटे बिजली देंगे। हुड्डा जी भी यही लेके चुनाव लड़ते रहे और चौटाला जी भी यही लेके चुनाव लड़ते। यहाँ पे हमारे यहाँ पे नाश के अलावा कुछ नहीं था। हमने यहाँ पे जो भी किया हर चीज़ पर आप कल्पना करेंगे 7-7 फीट का भरत भर के हम लोगों ने गली बनाई है। जो चीज़ है, बुनियादी चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ भी कभी कोई सरकार हमें उपलब्ध नहीं करा पाई। हर छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ ये सारी भाजपा की गवर्नमेंट में हम लोगों ने 2014 से लेके आज तक किया है। अभी हमारे बहुत काम बाकी भी हैं, उन कामों पे भी हम लोग लगे हुए हैं, उनको भी पूरा